मैं फिर से बीच में बताना भूल गया था कि एक लेक्चर जो है वो 30 मिनट का ही लग पाता हूँ मैं, उसको फिर से ज्वाइन करना पड़ता है आपको। अब तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, बहुत सारे बच्चे फिर से आ गए हैं, है ना। तो वो ऐसा हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। खैर वापस आ जाता हूँ मैं अपनी स्लाइड पर। तो अभी मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था आपके घनत्व की बात। घनत्व किस पर डिपेंड करेगा, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम घनत्व बोलते हैं। तो देखो एक बात याद रखो घनत्व के विषय में, कण जितनी पास पास होंगे, कण जितनी पास पास होंगे उस पदार्थ का घनत्व जो है उतना ही ज्यादा अधिक होगा। कण जितनी पास पास होंगे उसका घनत्व जो है वो उतना ही ज्यादा अधिक होगा। अभी आपको फॉर्मूला बताया था ना घनत्व का, घनत्व का फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन होता है। यदि मैं बात करूं, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। यदि मैं घनत्व घनत्व के बारे में समझाऊं यदि आपको मैं, घनत्व बराबर से होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसको यदि हम लिख लेंगे, द्रव्यमान ये हो गया और आयतन ही हो गया, एक दूसरे के बटे में रहेंगे ये, तो हम बटे का जो है वो लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर बटे की लाइन ऐसी हो जाएगी। ये फॉर्मूला होता है आपका घनत्व का, द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा एक बात बताओ मुझे, किसी चीज का मान लीजिए हम ईंट का द्रव्यमान निकाल, ईंट का जो है वो घनत्व निकाल रहे हैं, ईंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं उसका घनत्व, ईंट का घनत्व कितना है। तो अब मुझे बताओ, ईंट अगर हम तराजू में नापेंगे तो कम से कम 1 किलो के आसपास आएगा उसका वेट। तो मैंने 1 किलोग्राम उसका वेट लिख लिया, ठीक। फिर उसके बाद उसका आयतन यदि बात करें, उसका आयतन जो है वो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर नहीं, एक, चलो थोड़ा बड़ा उदाहरण लेते हैं, ईंट का उदाहरण बहुत छोटा हो जाएगा, ईंट के उदाहरण में समझ में नहीं आएगा आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपसे घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। मैं किसी चीज का घनत्व निकाल रहा हूँ, कोई बड़ी चीज लेते हैं, अपन ट्रेन का डब्बा ले लेते हैं, है ना। ट्रेन का डब्बा ले लिया, अगर ट्रेन का डब्बे का अगर घनत्व निकालना है मुझे, तो घनत्व का उसका द्रव्यमान जो है वो मान लीजिए 100 किलोग्राम होगा, मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली, उससे ज्यादा होगा मुझे मालूम है, लेकिन 100 किलोग्राम अपन ने मान लिया। और उसका आयतन जो है वो अप्रोक्सीमेटली मान लिया कि 10 मीटर क्यूब है। बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ मैं, जाहिर सी बात है, फिर बोल रहा हूँ मैं गलत है। लेकिन अब देखो इसका यदि मैं निकालूं, इसका अगर 100 किलो द्रव्यमान था और 10 मीटर क्यूब उसका आयतन था, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 किलोग्राम। मतलब घनत्व कितना आ गया, 10 आ गया। यूनिट की बात मत करो, किस में आएगा, वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगा। वो बिल्कुल बात की बात है, अभी आप उसको समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, किलोग्राम मीटर क्यूब में आएगा वो। ये है बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ट्रेन के डब्बे के अलावा किसी और चीज का निकालू, एक बहुत बड़ा क्या है, डैम है मान लीजिए, डैम का गेट है कोई, डैम का गेट है, उसका द्रव्यमान जो है वो 200 है, उसका द्रव्यमान मतलब 200 किलो भारी है वो, और उसका जो आयतन है वो जो है वो केवल 20 है, वो 20 नहीं 10 है मान लीजिए, वो इसका आयतन जो है वो 10 है। तो आप देखोगे जैसे ही हमने द्रव्यमान बढ़ाया, तो आप देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, घनत्व तो बढ़ गया। मतलब क्या, सीधी सी बात ये है कि यदि हम द्रव्यमान की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो घनत्व का मान भी बढ़ जाएगा। मतलब कोई चीज जितनी ज्यादा भारी होगी उसका उतना ही ज्यादा घनत्व होगा। सीधी सी बात मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसके फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि यदि किसी चीज का द्रव्यमान में हम वृद्धि करें, किसी के द्रव्यमान में हम उसका वजन जो है वो बढ़ा दें, तो उसका घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा। इसका उल्टा, यदि उसके आयतन में हम वृद्धि कर दें, उसका आयतन यदि बढ़ा दें, तो घनत्व जो है वो कम हो जाएगा, घनत्व जो है वो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, एक बार उदाहरण देके देखते हैं। हम उसी ट्रेन के डब्बे का उदाहरण ले लेते हैं। पहले हमने उसका आयतन कितना लिया था, 10 लिया था, अब हम उसका आयतन बढ़ा दे रहे हैं, द्रव्यमान उतना ही रख रहे हैं, द्रव्यमान में कोई वृद्धि नहीं कर रहे हैं, द्रव्यमान 100 किलो रख रहे हैं। अब उसका आयतन जो है वो मैंने 20 कर दिया, 20 कर दिया। तो अब इसको हम भाग देंगे तो 20 पंजे 100 होता है ना, 20 पंजे 100, 50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओए कुछ गड़बड़ हो गया, 20 का भाग दोगे 100 में तो केवल 5 बार जाएगा ना, 50 बार कैसे जाएगा, 20 पंजे 100, 5, केवल 5 आएगा, 5 किलोग्राम मीटर क्यूब। देखो आप ध्यान से, आपने क्या किया, द्रव्यमान उतना के उतना ही रखा, द्रव्यमान 100 था तो 100 का 100 ही रखा, लेकिन आयतन बढ़ा दिया, 10 की जगह 20 कर दिया। आयतन बढ़ाने पे क्या हुआ, पहले घनत्व 10 था, अब कितना हो गया, 5। मतलब कि आयतन बढ़ाने पर घनत्व का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस बात को ध्यान से समझ लो। इस तरह के फॉर्मूले और इस तरह का केस जब तक आप 12th क्लास तक साइंस पढ़ते रहोगे आता रहेगा।
इस चीज को अभी समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो। यदि हम इसको समझते हो ना, बटे में कोई संख्या लिखी हुई हो तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। ऊपर जो है वो अंश लिखा हुआ है, नीचे हर लिखा हुआ है। यदि हम ऊपर वाली वैल्यू को बढ़ाते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को बढ़ाते हैं तो इसका मान जो है वो बढ़ जाता है। इसका मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यदि हम नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाते हैं, यदि हम नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाते हैं, इसका मान क्या हो जाता है? घट जाता है। 9th क्लास में भी 2-3 जगह में ये फिनोमेना यूज करूंगा, है ना, तब फिर से बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना ही याद रखो कि द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो भी घनत्व बढ़ जाए, द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो घनत्व बढ़ जाएगा, और यदि हम आयतन बढ़ाएंगे तो घनत्व जो है वो कम हो जाएगा। इसको अभी अभी के लिए इतना ही याद रखो। खैर, वापस आ जाते हैं हम घनत्व पे। तो अपन ने घनत्व में एक बात देखी, द्रव्यमान अगर बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? घनत्व भी बढ़ जाता है। तो घनत्व सबसे ज्यादा जिसका होता है वो होता है सॉलिड, ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद उससे कम किसका होता है? उससे कम होता है द्रव का। और सबसे कम घनत्व किसका होता है? गैस का होता है, क्योंकि इसके कण बहुत दूर दूर है। कण बहुत दूर दूर है तो उसका क्या होगा? घनत्व भी कम होगा। कण जितने पास पास होंगे उसका घनत्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो रुई और लोहे की रॉड दोनों में से घनत्व किसका अधिक होगा? घनत्व किसका अधिक होगा? आप चैट बॉक्स का यूज करो। आपके पास दो चीजें बोली है मैंने, एक तो रुई, दूसरा बोला है लोहे की रॉड। आपको आंसर लिखना है, कोशिश करिए चैट बॉक्स में आंसर आप मुझे भेजें। एवरीवन ना सिलेक्ट करके वहां मुझे भेजिएगा, पर्सनल चैट में भेजिएगा। आपके सामने दो चीजें हैं, रुई और लोहे की रॉड। रुई और लोहा, लोहा ही मान लो, केवल रुई और लोहा। आपके सामने दो चीजें, घनत्व किसका ज्यादा होगा? रुई का ज्यादा होगा कि लोहे का ज्यादा होगा? आपको बताना है रुई का ज्यादा होगा कि लोहे का ज्यादा होगा। आप चैट बॉक्स में बताइए मुझे कि लोहे का का ज्यादा होगा कि रुई का ज्यादा होगा। चैट में आप मुझे ही भेजिएगा, एवरीवन मत करिएगा वहां पर, प्राइवेट मुझे चैट बॉक्स में जाइए, चैट में जो है वो मुझे भेजिए। बिल्कुल दो बच्चों के आंसर आए, जय ने बिल्कुल सही आंसर दिया, पूजा ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। पूजा के साथ दो बच्चे हैं तो उन्होंने भी दो। जीत ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया, घनत्व किसका ज्यादा होगा, बिल्कुल सही दिया। और भी बच्चे दे सकते हैं क्या? जल्दी जल्दी आंसर दो मुझे। आप केवल केवल लोहा या रुई ऐसा लिख दो, हिंदी में लिखना, हिंदी में। चेतन ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया, लोहा या रुई, क्या किसका आंसर सही होगा? जल्दी 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 फास्ट चैट में आंसर दो। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। किसका आंसर सही होगा? लोहे का घनत्व ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसके कण जो है वो पास पास होंगे। रुई जो है वो हल्की होती है, रुई ज्यादा भारी नहीं होती है, रुई हल्की होती है तो उसका द्रव्यमान भी कम होगा, द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी कैसा होगा? कम होगा। लोहे का द्रव्यमान ज्यादा होता है जिसके कारण से उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। आकार पे बात कर लेते हैं तो आप फिर से वही बात, ईंट का आकार जो है वो ईंट जैसे ही रहेगा। द्रव को हम जिस भी आकार में डालेंगे इसका आकार परिवर्तित हो जाता है, इसका शेप वैसे का वैसे ही रहता है, इसका आकार चेंज हो जाता है, इसका भी आकार जो है वो परिवर्तित हो जाता है, जिस बर्तन में डालो वैसा के वैसा हो जाता है ना। तो ये आकार की बात हो गई। संपीड़न, संपीड़न मतलब कि कंप्रेशन, दबा सकते हैं कि नहीं। आपके पास तीन ऑप्शन है, पहला ईंट का ऑप्शन है, ईंट को दबाओ, दबा सकते हो क्या? नहीं दबा सकते। पानी को दबाओ, पानी को दबाओ, एक पिचकारी ले लिया अपन ने, पानी को कैसे दबाएंगे? पिचकारी ले ली, पिचकारी में नोज लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो पिस्टन लगा दिया इसका। यहाँ पर अपन ने क्या करा? पानी भरा इसमें, पानी भरने के बाद क्या करा? पिचकारी को दबाया यहाँ से। तो पानी को दबाया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल दबाया जा सकता है। इसमें अगर हम पानी की जगह इस पिचकारी में गैस भर दें, इस पिचकारी में अपन ने हवा भरी, केवल अपन ने पिस्टन जो है वो पीछे खींच लिया और इसमें क्या भर दी? हवा भर दी, और इस पर जो है वो इसको पैक कर दिया, इसको जो है वो बंद कर दिया, इसको यहाँ से पैक कर दिया, और फिर इस पर हम दबाव डाल रहे हैं, इसको दबा रहे हैं। तो क्या गैस को दबाया जा सकता है? तो बिल्कुल दबाया जा सकता है। मतलब क्या? मतलब आपको याद रखना है, संपीड़न की जब भी बात हो, संपीड़न की जब भी बात हो, आपके दिमाग में आना चाहिए पिचकारी। क्या? पिचकारी। पिचकारी, होली पे पिचकारी खेलते हैं ना अपन, पिचकारी। अगर हम पिचकारी में किसी ठोस को भर देंगे, जैसे उदाहरण के लिए हमने रेत भर दी, अगर हम रेत भर दी, क्या उसको दबाया जा सकता है? दबाया जा सकता है, लेकिन उसका बिल्कुल भी उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, वो बाहर निकलेगा ही नहीं। उस पर कंप्रेशन या फिर संपीड़न ठोसों में सबसे कम होता है। उसके बाद यदि हम कोई द्रव भर दें, लिक्विड भर दें, लिक्विड भर दें जैसे कि पानी भर दें या तेल भर दें, तो क्या उसको दबाया जा सकता है? बिल्कुल दबाया जा सकता है, उसको बिल्कुल दबाया जा सकता है। फिर उसके बाद यदि हम गैस की बात करें, क्या गैस को दबाया जा सकता है? तो बिल्कुल। आप यदि हवा भरवाने जाओगे साइकिल में, तो जो हवा भरने के लिए जो टैंक रखा रहता है, उस टैंक को ध्यान से देखोगे तो उस पर गॉज लगा रहता है। वो क्या करता है, पंचर वाला क्या करता है, जैसे ही लाइट आती है वो उसको चालू कर देता है, मोटर चलती है और उस गैस के अंदर जो है वो हवा भराती जाती है, हवा भराती जाती है। जैसे ही फिर अपन को हवा भरनी होती है तो वो एक पाइप लेता है, पाइप में नोजल लगा रहता है। वो नोजल को जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो हवा बहुत प्रेशर के साथ आती है
और कहाँ भर जाती है, टायर में भर जाती है। तो हवा को भी संपीड़ित किया जा सकता है। लेकिन एक बात अच्छी बात यह है, समझने वाली बात यह है कि संपीड़न सर्वाधिक किस में होता है, तो सर्वाधिक संपीड़न जो होता है वो गैस में होता है। सर्वाधिक संपीड़न, संपीड़न की बात कर रहा हूँ मैं, ये संपीड़न की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा संपीड़न किसका किया जा सकता है, गैस का किया जा सकता है। उससे कम किसका किया जा सकता है, लिक्विड का किया जाता है। ठोस का पहली बात तो किया ही नहीं दिया जा सकता। अगर थोड़ा बहुत करना संभव है भी, जो कि अगली स्लाइड में देखने वाले हो आप, अगर थोड़ा बहुत भी संभव है तो वो सॉलिड में थोड़ा सा संपीड़न किया जा सकता है ना। तो संपीड़न गैस में जो है वो सर्वाधिक होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है और ठोस में तो बहुत कम होता है। तो ये आपने ठोस द्रव गैस के बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज गेन किया कि ठोस द्रव गैस को हम द्रव्यमान, उनके आयतन, उनके जगह घेरने के आधार पर, उनके घनत्व के आधार पर, संपीड़न के आधार पर कैसे कैसे फर्क कर सकते हैं, कैसे कैसे उसमें अंतर होता है ना। उसी के लिए जो है वो एक और स्लाइड है, उस स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पर एक स्लाइड है, बच्चों वाली चीज है। पहली स्लाइड में आपको दिख रहा है बलून। बलून मुझे बताइए उसके अंदर क्या भरी हुई होती है, ठोस द्रव गैस क्या भरा होता है। आप लोग के मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, 2 मिनट आप लोग सभी लोग चिल्लाए ना पहली बात तो। लेकिन आंसर, चलो ठीक है चिल्ला भी लोगे तो क्या, आंसर मिल जाएगा मेरे को। अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, हाँ चलिए। स्नो समझते हो, बर्फ, बर्फ क्या है, ठोस द्रव गैस क्या है। मिल्क शेक, मिल्क शेक पीते हैं ना अपन, कोई जूस या मिल्क शेक पीते हैं, बादाम मिल्क शेक, तो ठोस द्रव गैस क्या है, द्रव्य, बिल्कुल द्रव्य। आइसक्रीम कोन की बात करें, लिखा हुआ है नॉट मेल्टेड, मेल्टेड नहीं है, पिघली हुई नहीं है, तो किस अवस्था में होगी ठोस द्रव गैस, ठोस, ठोस बिल्कुल। स्कूल, इसी प्रकार स्कूल बस या बाइक दोनों ही क्या है, ठोस है। शर्ट भी ठोस है। फिर उसके बाद बबल की बात करें, बबल समझते हो, हाँ भैया, हाँ उसमें क्या भरी हुई होती है, गैस भरी हुई होती है। ग्लू की बात करें तो वो भी गैस है। बस अब आप मेरे ख्याल से आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि आपके सामने जो भी चीज है आप उसको पहचान सकते हो कि वो ठोस है कि गैस या द्रव। पेंसिल जो है वो ठोस होगी, रूलर जो है वो भी ठोस होगा, फ्लावर भी ठोस होगा, मिल्क जो है वो लिक्विड होगा, पानी जो है वो भी लिक्विड होगा, एप्पल जूस भी लिक्विड होगा, आइस क्यूब ठोस होगा, क्लाउड जो है वो गैस है, अभी बात करी अपन ने। वाष्पीकरण होता है, भाप बनती है, वो भी गैस है। क्वार्टर यानी कि कोई रुपया का कॉइन रखा हुआ है, वो भी क्या है, ठोस ही है। तो आप मेरे ख्याल से ठोस द्रव गैस में जो है वो अंतर समझ सकते हो। तो अपन ने आज जो है वो ये देख ली पदार्थ की अवस्था, ठोस द्रव गैस होती है, प्लाज्मा और बीएससी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपन ने ठोस द्रव गैस के किसके बारे में, इसके बारे में 5 टॉपिक के आधार पर अध्ययन कर लिया कि द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है, घनत्व क्या होता है, आकार क्या होता है, संपीड़न क्या होता है। फिर उसके बाद ठोसों का द्रव्यमान होता है कि नहीं, सभी का होता है द्रव्यमान। तो फिर उसके बाद आयतन होता है कि नहीं, तीनों का ही आयतन होता है। फिर उसके बाद आयतन में परिवर्तन होता है, आयतन में परिवर्तन ठोसों में नहीं होता है, द्रव और गैस में होता है। इस पॉइंट को अगर भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। घनत्व किसका ज्यादा होता है, घनत्व ठोस का ज्यादा होता है, द्रव का ठोस से कम होता है, और गैस का घनत्व सबसे ज्यादा कम होता है ना। किस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा मतलब जितनी ज्यादा मात्रा होगी उतने ज्यादा घनत्व भी होगा। फिर उसके बाद आकार, तो ठोसों का आकार निश्चित होता है, जैसे ईंट का आकार आप उसकी बाउंड्री खींच सकते हो, है ना, तो उसका आकार जो है वो फिक्स है, उसका आकार चेंज नहीं होता है। क्या आप पानी की बाउंड्री खींच सकते हो, जैसे आप पानी फ्लोर पर डालोगे तो वो बहना चालू कर देगा, आकार जो उसका चेंज होता जाएगा। तो ठोस का तो आकार फिक्स होता है, लेकिन द्रव का आकार फिक्स नहीं होता है। गैस का तो फिर छोड़ ही दो, गैस आप हवा में आकार बना सकते हो क्या, हवा का आकार दे सकते हो उसमें, नहीं दे सकते, हवा का कोई आकार नहीं होता है ना। तो इसलिए इन दोनों का आकार नहीं होता है, लिक्विड और गैस का कोई आकार नहीं होता है। सॉलिड का, ठोस का बिल्कुल आकार होता है। संपीड़न, संपीड़न मतलब कि उस पर दबाव डाल के उसका आकार चेंज करना। ठोसों का संपीड़न संभव नहीं है, थोड़ा बहुत संभव है भी। कैसे है वो अगले स्लाइड में आ रहा है आपका। फिर उसके बाद लिक्विड का संपीड़न संभव है, बिल्कुल पानी को दबाया जा सकता है, उसका आकार परिवर्तित किया जा सकता है। पिचकारी उसका एक उदाहरण है, पानी को दबाते हैं हम उसमें। तो उसका क्या गैस का आकार परिवर्तन किया जा सकता है, क्या उसको दबाया जा सकता है, बिल्कुल गैस को भी दबा सकते हैं। जो हवा भरने वाले दुकान होती है उस पर हवा जो डाल रहे होते हैं उसमें गैस को दबाया हुआ होता है उस सिलेंडर में। तो ये बात हो गई काय की, गैस सिलेंडर की, मतलब उसके संपीड़न की। इसके बाद जो बात आती है, अगली बात जो आ रही है वो आ रही है, ये क्या ठोस है, ये ठोस है क्या, सॉरी ये ठोस है क्या। पहला लिखा हुआ है, 2 मिनट में आपको इसको,
स्लाइड में ले आओ। पहला लिखा हुआ है स्पंज। स्पंज दिख रहा है आपको? आपने देखा होगा, ये सोफा सेट बनाने में यूज किया जाता है। आप इसको बचपन में, शायद मैं तो बोलता था, आप पता नहीं बोलते थे नहीं, पोता बोलते थे। जो अपनी स्लेट होती थी उसको साफ करने के लिए यूज करते थे स्पंज। तो ये स्पंज को तो दबाया जा सकता है, ये इसका इसका संपीड़न संभव है, इसको दबाया जा सकता है ना। तो क्या ये ठोस है? क्या स्पंज ठोस है? क्योंकि ठोस हमने बोला, हम बोलते ईंट जो है, ईंट को दबाना पॉसिबल है क्या? ईंट को इसको अगर दबाएंगे तो इसका शेप चेंज होगा क्या? नहीं होगा। ईंट को दबाना भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या स्पंज को तो दबाया जा सकता है, और जैसे दबाएंगे इसका आकार भी परिवर्तन हो जाता है। तो क्या ये ठोस है? क्वेश्चन मार्क। क्या ये ठोस है? फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है रबर बैंड। रबर बैंड को अगर नॉर्मली ऐसे दिखती है, जैसे हम इसको खींचेंगे तो इसका आकार परिवर्तन किया जा सकता है, बहुत लंबी हो जाएगी ये खींच के। आपने कई लोगों को मारा भी होगा रबर से, है ना। तो वो आकार अगर इसका परिवर्तन हो जा रहा है, इसका आकार बदल रहा है, तो क्या ये ठोस है? इसको हम ठोस बोलेंगे क्या रबर को? फिर उसका तीसरा क्वेश्चन आता है शक्कर। शक्कर के क्रिस्टल कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। शक्कर को हम जिस बर्तन में डालते हैं उसी का आकार ले लेती है। शक्कर का आकार लिखा हुआ है ना। शक्कर को हम जिस भी बर्तन में डालें उसी का शेप ले लेती है। जबकि ऐसा तो बोल रहे थे हम, द्रव में होता है, पानी को हम जिस भी बर्तन में डालें पानी उसी का शेप ले लेता है। ठोस में थोड़ी ना होता है। ठोस को, यदि ईंट को आप किसी ग्लास में डालोगे तो वो ईंट ही रहने वाली है। ईंट को यदि आप किसी टंकी में डालने वाले हो तो भी वो ईंट ही रहने वाली है। लेकिन द्रव में क्या होता है? द्रव में अगर हम टंकी में डालेंगे तो नीचे बैठ जाएगा, टंकी का आकार ले लेगा। यदि हम गिलास में डालें उसको तो गिलास का आकार ले लेगा। द्रव में होता था ऐसा आकार परिवर्तन तो। लेकिन अब इसको बोल रहे हैं शक्कर को। शक्कर को हम किसी बर्तन में डालेंगे तो उसी का आकार ले ली, गिलास में डालेंगे तो गिलास जैसा आकार हो जाएगा, किसी बड़े बर्तन में डालेंगे तो उसका आकार हो जाएगा। तो क्या ये भी ठोस है? ये तीनों चीजें ठोस है कि नहीं है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपको समझाने के लिए फिर से मुझे सामने आना पड़ेगा। ये तीनों ही चीजें क्या है? ठोस है। ये तीनों ही चीज क्या है? ठोस है, बिल्कुल ठोस है। तो कैसे ठोस है? स्पंज को तो दबाया जा सकता है, उसका आकार परिवर्तन हो जा रहा है, तो फिर वो कैसे ठोस है? वो बिल्कुल ठोस है। स्पंज को अगर आप पास से देखोगे, बहुत ज्यादा जूम करके देखोगे तो आप देखोगे उसमें हवा घुसी हुई रहती है, उसमें छोटे छोटे गड्ढे जैसे होते हैं, जैसा थर्माकोल में होता है। थर्माकोल को आप अगर बीच में देखोगे तो आप उसमें देखोगे बीच बीच में बबल होते हैं, गैप होता है। एक बार फिर से देखो स्क्रीन पर। यदि मैं इसकी बात करूं तो जो थर्माकोल जो ये होता है, स्पंज होता है, स्पंज को अगर आप पास से देखोगे तो उसमें ऐसे गैप दिख जाएंगे आपको, हर कहीं छोटे बड़े जो है वो गैप दिख जाएंगे। उन गैप में क्या होती है? हवा भरी हुई होती है। जब हम इसको दबाते हैं, इधर से इधर प्रेस करते हैं, इसको दबाते हैं, तो ये जो है वो हवा बाहर निकल आती है और स्पंज का आकार जो है वो छोटा हो जाता है। हवा हवा बाहर निकल गई, इसके बीच हवा बिल्कुल नहीं बची, और ये कैसा हो गया? छोटा हो गया इसका आकार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ठोस नहीं है, वो अभी भी ठोस है ना। वो फिर उसका आकार, उसका संपीड़न क्यों हो पा रहा है? संपीड़न इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उसके बीच जो है वो, उसके कणों के बीच जो है वो हवा भरी हुई है, और जैसे ही हम उसको दबाते हैं वो हवा बाहर आ जाती है और उसका आकार जो है वो छोटा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ठोस नहीं है, ये बिल्कुल ठोस है, ये बिल्कुल ठोस है। इसका संपीड़न हो पा रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसको हम क्या बोलेंगे? ठोस ही बोलेंगे। ठीक, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि इसको बोल। फिर उसका दूसरा के साथ है रबर बैंड। ये तो आकार चेंज कर रही है, और आकार चेंज करती है तो हम उसको ठोस कैसे बोल सकते हैं? तो रबर बैंड जो है अपना आकार जो है वो छोटे से बड़ा कर सकती है। इस गुण को बोलते हैं प्रत्यास्थता का गुण। इलास्टिक नाम सुना? इलास्टिक, इलास्टिक नाम सुना होगा, इलास्टिक। तो इलास्टिसिटी का गुण होता है, इलास्टिसिटी का गुण होता है जो कि रबर को जो है वो छोटे से बड़ा करने में मदद कर देता है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्या, आधा सा, थ और ता, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। तो रबर का ये गुण क्या कर देता है? इसको जो है वो बड़ा कर देता है, और जैसे हम बल लगाते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, और जैसे ही बल हटाते हैं तो ये वापस अपना शेप ले लेता है ना। मतलब क्या? ठोसों के कुछ गुण, कुछ ठोस ऐसे हैं कि उनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण से वो जो है वो होते तो ठोस हैं, लेकिन ठोस हमको होने में थोड़ी सी परेशानी होती है, उनको ठोस बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जिसका पहला उदाहरण था स्पॉन्ज, दूसरा उदाहरण था रबर। रबर भी ठोस है, रबर भी ठोस है। फिर वो आकार कैसे बदल पा रही है? कुछ ठोसों में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, जिसके कारण से वो क्या कर लेते हैं? अपना आकार परिवर्तित कर लेते हैं। फिर आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है भैया शक्कर को जिस बर्तन में डालो उसका आकार ले ले रही है, फिर ये ठोस कैसे हुई? शक्कर बिल्कुल ठोस है,
है ना। अगर हम शक्कर की बात कर रहे हैं तो शक्कर का हमें एक छोटा सा दाना लेना पड़ेगा, उसको अगर जूम करके देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, है ना, 3D शेप में होगा, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा क्यूब के रूप में, है ना। यहाँ पर ये बड़ी शक्कर देखो, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस छोटे से दाने की बात कर रहा हूँ। तो आप देखोगे वो दाना ऐसा क्यूब में होता है, और इसका जो है वो आकार देखो बिल्कुल निश्चित है। इसकी हम चाहें तो छोटी सी अगर पेंसिल से बाउंड्री खींचना चाहें तो वो भी खींच सकते हैं। मतलब क्या, मतलब हम अगर शक्कर की बात कर रहे हैं तो हमें उसके एक कण की बात करना पड़ेगी, एक पार्टिकल की बात करना पड़ेगी, एक कण की बात करना पड़ेगी। उस कण का बारे में देखो, उसका आकार फिक्स है, फिर उसके बाद वो निश्चित आकार भी झेल रहा है, उसकी आकार परिवर्तित नहीं हो रहा है, और उसका द्रव्यमान भी है, उसका आयतन भी, उसका घनत्व भी सबसे ज्यादा है, इसलिए शक्कर भी क्या है, ठोस है। फिर हम इसमें के बहुत सारे कण जो है अगर बात करें तो अगर उसको हम किसी बर्तन में डालते हैं और उसका आकार ले लेते हैं तो उसकी बात नहीं हो रही है। चावल की बात कर लें यदि, चावल का केस भी ऐसा ही है, चावल भी ठोस है ना। चावल भी अगर बात करें हम, चावल का ग्रेन ऐसा दिखाई देता है, चावल भी ठोस है। उसको हम जिस बर्तन में डालेंगे वो उसका आकार ले लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो ठोस नहीं रहा, वो अभी भी ठोस है। हम क्योंकि चावल की जब बात कर रहे होते हैं तो उसके एक दाने की बात कर रहे होते हैं, उसके एक कण की बात कर रहे होते हैं, इसलिए वो अभी भी क्या है, ठोस है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आएगा। कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है वो हवा भरना होना, इस रबर के केस में प्रत्यास्थता का गुण, इलास्टिसिटी का गुण, और ग्रेन के केस में बात करना, ग्रेन मतलब किसी दाने की बात करना, तो दाना जो है वो ठोस होगा। उसके चक्कर में हम पूरी शक्कर को जो है वो ठोस नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है ना। हम उसको अभी भी क्या बोलेंगे, ठोस ही बोलेंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक कण की बात कर रहे हैं, शक्कर के किसी एक कण की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, सॉलिड के उदाहरण दिए हुए हैं। गोल्ड जो है, गोल्ड मतलब सोना जो है वो सॉलिड होता है। वुड जो है वो भी एक सॉलिड है, वुड मतलब लकड़ी। ब्रिक मतलब ईट जो है वो भी क्या है, सॉलिड है। लिक्विड यानी कि मिल्क जो है उसका एक उदाहरण है। ब्लड जो है उसका एक उदाहरण है, और कॉफी भी एक जो है उदाहरण है, लिक्विड के फॉर्म में होती है कॉफी, घुली हुई कॉफी बोल रहे हैं ना। नॉर्मल कॉफी के बीज जो है वो ठोस होते हैं। गैसेस की बात कर रहे हैं, हीलियम गैस होती है, जिनॉन गैस होती है, नियॉन गैस होती है। इसके अलावा सरल गैसेस जो है वो आपके आसपास पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, जो हम ग्रहण करते हैं उसको ओ से दर्शाते हैं। नाइट्रोजन जो कि सबसे ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, लगभग 74-75% नाइट्रोजन हमारे आसपास वातावरण में पाई जाती है। इसके बाद CO2 हो गई, वो भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, जब आप घर में धुआं करते हो लकड़ी का या फिर हवन कर रहे होते हैं तो जो धुआं निकलता है उसमें सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। जो घरों में गीजर होते हैं पानी गर्म करने के लिए, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरी जाती है, ये जहरीली होती है गैस हमारे लिए। इसलिए जब आप ज्यादा मात्रा में अगर धुआं एक्सेप्ट कर लोगे, धुआं ग्रहण कर लोगे, तो आपकी जो है वो मौत भी हो सकती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है हमारे लिए जहरीली होती है। तो ये सारी गैसेस के उदाहरण हैं जिसके बारे में आप चर्चा जानते होंगे थोड़ा बहुत, जिसके बारे में आपको पता होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में नहीं पता होगा तो वो मैंने बता दिया, उसका फॉर्मूला CO होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। इसके अलावा बहुत सारी गैस होती हैं, आप लोग मुझे सर्च करके बताइएगा थोड़ी गैस के नाम, अगर आपको कोई सा पता चले, या फिर आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि क्या भैया ये वाली गैस है, क्या ये ठोस है, आप बिल्कुल पूछ सकते हो उसके बारे में। तो ये हो गई बात अपनी ठोस द्रव गैस की। एक बार रिवाइज करते हैं अपन कि कौन सी चीज में क्या होता है क्या नहीं होता है, और आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे अपन। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल ही बताऊंगा करने के लिए। तो अपन ने आज जो देखा वो देखा अवस्था, यहाँ पर ठोस द्रव गैस दिख रहे हैं आपको, ठोस जो है वो सबसे पहला है, फिर उसके बाद द्रव है, उसके बाद गैस है, अवस्था। उसके बाद सबसे पहले मैंने इसको जो अंतर लिखा है वो लिखा है घनत्व। तब ठोसों का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, वही लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा होता है ठोसों का घनत्व। फिर उसके बाद द्रव का घनत्व कैसा होता है, ठोसों से ज्यादा लेकिन सॉरी ठोसों से कम लेकिन गैस से ज्यादा। फिर उसके बाद गैसों का घनत्व कैसा होता है, सबसे कम होता है। फिर उसका निश्चित आकार, निश्चित आकार की मतलब उसका शेप बिल्कुल परफेक्ट है, उसके शेप में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। तो देखो आप ठोस के बारे में बात करें, ईंट का उदाहरण ले लें यदि अपन, तो ईंट का शेप चेंज होता है क्या, आकार चेंज होता है क्या, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो इसमें यहाँ पर लिखेंगे निश्चित आकार होता है उसका, बिल्कुल सेम होता है, उसका आकार चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट का साइन लगा हुआ है। क्या द्रव का निश्चित आकार होता है, नहीं होता, उसको जिस बर्तन में डालो वो उसी का शेप ले लेता है। पानी एक उदाहरण है, चाय एक उदाहरण है, जैसे कप में डालो, गिलास में डालो, किसमें भी डालो उसी का शेप ले लेंगी वो। तो इसका निश्चित आकार नहीं होता है द्रव का। ऐसे ही गैस का भी निश्चित आकार नहीं होता है, जिस भी बर्तन में डालो उसी का शेप ले लेती है। निश्चित आयतन,
निश्चित आयतन होता है क्या? हाँ बिल्कुल, गैस जो ईंट होती है, ईंट का आप बिल्कुल आप आयतन नाप सकते हो, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से उसका आयतन नाप सकते हो। द्रव गैस के बारे में भी अगर बात करें, बहुत सॉरी, द्रव के बारे में भी अगर बात करें हम, तो यदि दूध को हम किसी बर्तन में डाल रहे हैं तो उस बर्तन का आकार कैसा है, उसका आकार के माध्यम से हम उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। गैस के कण ज्यादा दूर दूर होते हैं ना, तो अगर हम इसको कंप्रेस कर दें तो इसका आयतन जो है वो कम किया जा सकता है, गैस का आयतन। इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है। गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है, बाकी ठोस और द्रव का आयतन निश्चित होता है। उसके बाद संपीड़न की बात कर ले। संपीड़न मतलब कि उसको दबाया जा सकता है कि नहीं, ठोस को बिल्कुल नहीं दबाया जा सकता। फिर मैंने सबसे कम क्यों लिखा है, क्योंकि आपने स्पॉन्ज का उदाहरण लिया। स्पॉन्ज को जो है वो दबाया जा सकता है, इसलिए मैंने लिखा कि संपीड़न संभव है थोड़ा बहुत ठोस का, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में संभव है, लगभग ना के बराबर संभव है। इसलिए वहां पर क्या लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है। क्या द्रव का संपीड़न संभव है? द्रव का संपीड़न संभव, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, क्रॉस नहीं आना चाहिए, यहाँ पर राइट आना चाहिए। द्रव में जो है वो राइट आना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मुझसे, मैंने ध्यान नहीं दिया उस बात पर। मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। यहाँ पर जो है वो राइट आना चाहिए, ये रॉन्ग नहीं है, ये राइट है। इसका द्रव का जो है वो संपीड़न संभव है, मुझसे गलती से हो गया वो। यहाँ पर द्रव का संपीड़न संभव है, कम मात्रा में संभव है। और गैस का संपीड़न, यानी गैस को तो सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है, बिल्कुल गैस का संपीड़न संभव है ना। केवल द्रव का जो है वो संपीड़न संभव है। मेरे से गलती हो गई, वो राइट लिखा गया, समझा करो, बात को समझो। अगला क्या है, विसरण। एक और विसरण क्वांटिटी आ गई। विसरण मतलब कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिल जाना, है ना। क्या आप, यदि मैं बात करूं, ईंट को, एक ईंट को दूसरी ईंट से घोल सकते हो, मिला सकते हो, मतलब वो ईंट बन चुकी है, कच्ची नहीं है, वो ईंट बन चुकी है। एक ईंट को दूसरी ईंट में मिलाओगे तो क्या मिल जाएगी? नहीं होगी। टिकटॉक थोड़ी ना है कि दो चीज को मिलाई और वो एक बन गई दो चीज, नहीं है ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। ठोस का जो है वो उसको, उसी गुण को बोलते हैं विसरण। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिल जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो ठोसों का विसरण संभव नहीं है, ठोसों में विसरण नहीं होता है। क्या द्रव का विसरण संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। कैसे संभव है? एक पानी को दूसरे पानी में मिलाओ, मिल जाएगा, गर्म ठंडा कुछ भी हो, अगर आप मिलाओगे तो मिल जाएगा बिल्कुल, है ना। फिर उसके बाद यदि हम गैस की बात करें तो इसमें भी विसरण संभव है। दो गैसेस को मिलाया जा सकता है। ऑक्सीजन, जैसे अभी वायुमंडल के उदाहरण ले लो, अपने आसपास ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सभी मिली हुई है, बिल्कुल विसरण संभव है। ठोसों में विसरण संभव नहीं। विसरण मतलब क्या? एक दूसरे में मिलना, पदार्थ का एक दूसरे में मिलना। ठोसों में विसरण संभव नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है। फिर उसके बाद द्रव और गैस में जो है वो विसरण संभव है। तो इस बात को आपको याद रखना है, ये वाली चीज आपको याद रखना है कि ऐसा कुछ है। इसको मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, आप चाहोगे तो। इसको मैं राइट कर दे रहा हूँ, ये रॉन्ग को अपन राइट बना दे रहे हैं, ठीक। मतलब संपीड़न गैस में भी क्या है, संभव है, तो वही हमने लिख दिया। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी किस बारे में चर्चा कर रहा था मैं आज। आज जो अपन ने चर्चा करी, वो चर्चा करी ठोस की अवस्थाओं के बारे में, सॉरी ठोस नहीं, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की अवस्थाएं जो है वो 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। उन दो के बारे में, जो आखिरी की दो हैं, वो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। जो 3 ठोस, द्रव, गैस है, उसके बारे में चर्चा हमने आज करी। कैसे करी? 5 पॉइंट के आधार पर करी। उनका द्रव्यमान होता है कि नहीं, उनका आयतन होता है कि नहीं, उनका घनत्व होता है कि नहीं, उनका संपीड़न होता है कि नहीं, और एक और बात करी, आखिरी में बात करी विसरण के बारे में, कि विसरण भी उसमें होता है कि नहीं, ये सारी चीजें। उसके बाद आकार के बारे में भी चर्चा करी, 4-5 पॉइंट पे अपन ने चर्चा करी। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि घनत्व जो है वो ठोसों का सर्वाधिक होता है, घनत्व बोलते किसे हैं वो देखा हमने इस। और फिर उसके बाद उसका आकार, किसका परिवर्तन होता है, किसका नहीं होता है। संपीड़न क्या होता है, कंप्रेशन जिसको बोलते हैं, संपीड़न मतलब दबाना, वो देखा हमने आज आपकी क्लास में। और आखिरी में देखा एक छोटा पॉइंट फिर से विसरण का, कि विसरण किसको बोलते हैं, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिलना जो है वो विसरण कहलाता है। किसमें होता है, किसमें नहीं होता है, वो भी हमने आज देख लिया। तो आज हमने बहुत सारी चीजें सीख ली। आज की क्लास के लिए इतने ही। याद करने के लिए क्या है, याद करने के लिए आपको मैं स्लाइड ये दे दूंगा। तो आपको याद क्या करना है, ठोस, द्रव, गैस में पहली बात तो एक घनत्व की परिभाषा याद कर लेना, उससे जुड़ा हुआ कल क्वेश्चन आएगा, है ना। तो वो स्लाइड सारी मैं आपको दे दूंगा। एक और बात बताना थी, वो तो जो आप स्लाइड्स में से याद करोगे उससे सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर। एक इंपॉर्टेंट बात बताना थी। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, बाकी एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।